हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेडिकल स्टडीज़। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा अस्थमा के ऊपर। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसी में ये डिसीज़ जो होती है वो आती है। हम पूरा कम्प्लीटली इस लेक्चर में अस्थमा के बारे में समझेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का, जो कि होने वाला है अस्थमा के ऊपर। इसमें हम इंट्रोडक्शन से लगाकर तो मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन अस्थमा की। सेकंड नंबर पर हम इसमें देखेंगे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। देन इसके टाइप्स देखेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर 6 नंबर पर हम देखेंगे इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और लास्ट में हम इसके मैनेजमेंट्स देखेंगे। तो हम कम्प्लीटली पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट इस लेक्चर में जो है कर लेंगे। आप एंड तक वीडियो के बने रहिए, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी। और एमेशन में जो सारी डिसीज रहेगी उनको इसी फॉर्म में जो है आपको याद करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है अस्थमा की? अस्थमा इज अ क्रोनिक लंग डिसीज इन विच अ पर्सन एयरवे रिस्पॉन्स इन हाइपर एक्टिव वे टू सर्टन स्टिम्यूल क्योज एयरवे इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग। चलिए अब डेफिनेशन को हम समझते हैं। अस्थमा इज अ क्रोनिक लंग डिसीज। क्रोनिक लंग डिसीज मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली कोई सी डिसीज जो होती है उसे हम कहते हैं क्रोनिक। जिसमें क्या होगा, जिसमें जो पर्सन का एयरवे होगा वो किसी भी कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, हाइपर एक्टिव वे में जो रहेगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करेगा, हाइपर एक्टिव वे में रिएक्ट करेगा। मतलब जैसे कोई एलर्जन हो गया या डस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट जो पर्सन का एयरवे होगा वो हाइपर एक्टिव वे में क्या करेगा, स्टिमुल करेगा। और जब हाइपर एक्टिव वे में वो रिस्पॉन्ड करेगा तो उससे क्या होगा, जो एयरवे रहेगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगा। साथ ही जो एयरवे रहेगा उसमें नैरोइंग हो जाएगी। अब अगर इसे हम इजी वे में पार्टीशन में समझे तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ अ 3 स्टेप प्रॉब्लम। और 3 स्टेप प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगी एयरवे इन्फ्लामेशन। मतलब जो एयरवे रहेगा जहाँ से एयर आती जाती रहती है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन रहेगा। एयरवे जो रहेगा वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। और थर्ड रहेगा ब्रोंकियोस स्पाज्म। ब्रोंकियोस स्पाज्म मतलब क्या होता है, हम अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको, जो ब्रोंकेस रहेगी उनका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। चलिए इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम में देखें, डायग्रामेटिक वे में हम इन चीज़ को अच्छे से देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो ये डायग्राम है अपने ब्रोंकस का डायग्राम। काय का डायग्राम है ये हमारे ब्रोंकस का डायग्राम। और कुछ इस प्रकार की जो रहती है वो ब्रोंकस प्रेजेंट रहती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे लंग्स रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर दिख रही है आपको, ये होती है हमारी ब्रोंकस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले क्या है, जो ये ऊपर पोर्शन दिख रहा है ये है विंड पाइप। और जब विंड पाइप नीचे लंग्स में जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, तो कुछ ब्रांचेस निकलती है लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड आपको कुछ ब्रांचेस दिख रही होगी। और जो ब्रांचेस रहती है ना, इन्हीं को हम ब्रोंकस कहते हैं। तो जो ये डायग्राम है ये उन्हीं ब्रोंकस का है, जो कि ब्रांचेस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स है उनके अंदर प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रही है ना, ये है नॉर्मल एयरवे। मतलब कि इतनी स्पेस जो होती है वो एक नॉर्मल एयरवे में रहती है। एक नॉर्मल एयरवे को ट्रेवल करने के लिए ब्रोंकस में इतनी स्पेस जो होती है वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है। और जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है ये है अस्थमेटिक एयरवे। सेकेंड है अस्थमेटिक एयरवे, मतलब कि जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसका एयरवे कुछ इस प्रकार का हो जाता है। और थर्ड है अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक। मतलब कि जब अस्थमा का अटैक आता है, जब उस कंडीशन में जो पेशेंट का एयरवे होता है वो कैसा हो जाता है। ये जो थर्ड वाला डायग्राम है आपको ये चीज़ शो कर रहा है। अब आपको इसमें डिफरेंस देखना, डिफरेंस दे सकते हैं आप। जो नॉर्मल एयरवे उसमें ल्यूमेन का जो साइज़ है वो एक हिसाब से नॉर्मल दिखाई दे रहा है। उसके अंदर जो प्रॉपर एयर है वो पास हो रही है बॉडी में, पूरी जो एयर है वो आपके लंग्स तक प्रॉपरली जो है पास होती जा रही है। बट जो अस्थमेटिक एयरवे होता है उसका ल्यूमेन का साइज जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। दिख रहा होगा आपको कि कुछ जो है उसमें कम जो उसका साइज है वो हो गया है, जिससे जो एयर है वो लंग्स के अंदर प्रॉपरली जा नहीं पाएगी। और जितनी सफिशिएंट मात्रा में जानी चाहिए उतनी सफिशिएंट मात्रा में जो एयर है वो नहीं पहुंच पाएगी। इसमें क्या होता है, जो ल्यूमेन का साइज होता है वो नैरो हो जाता है। नैरो मतलब कि
कम हो जाना, और जो वॉल रहती है, जो वॉल दिख रही है आपको कवरिंग, ये भी बहुत ही थिक हो जाती है, पतली हो जाती है। और ऐसी कंडीशन जब अस्थमेटिक अटैक आता है तब जो ल्यूमेन का साइज़ होता है वो और भी कम हो जाता है। और अगर इतनी कम साइज़ हो जाएगी तो जो पेशेंट रहेगा उसको ब्रीथ करने में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो होगी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर एयर जो रहेगी वो लंग्स में एंटर नहीं कर पाएगी, जिससे जो पेशेंट रहेगा उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ब्रीथ करने में। जो इन्फ्लामेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा, और जो स्मूथ मसल्स रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आया समझ में डेफिनेशन, और थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करें जिससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अब सेकंड नंबर पर हम चलते हैं क्योजेस ऑफ अस्थमा। जो अस्थमा के क्या क्या क्योज हो सकते हैं, किन किन कारणों से जो अस्थमा होता है वो हो सकता है किसी पेशेंट में। तो सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। अगर एयर प्रॉपर नहीं है, एयर में पोल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, अस्थमा को ट्रिगर करेगा। सेकंड हो गया डस्ट, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है, ज़्यादा डस्ट प्रेजेंट होता है तो वो भी एक अस्थमा क्योज हो सकता है। थर्ड नंबर पे आता है एलर्जन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने जो एयरवे उसके अंदर एलर्जी कर रहा हो, वो भी एक क्योज हो सकता है अस्थमा का। फोर्थ नंबर पे आता है एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे, जैसे कि एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वो एयरवे को इरिटेट कर सकता है। उसके बाद आता है वेदर और टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेदर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि विंटर से, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो हम अंदर की ओर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो भी जो एयरवे होता है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद आता है केमिकल इरिटेंट्स, इसमें गैसेज आ जाएगी। और इसके बाद आखिरी आता है सर्टेन मेडिकेशंस लाइक NSAID। NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एक होता है जेनेटिक मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स के या फिर फैमिली में किसी भी हमारी फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा का पेशेंट या फिर अस्थमा का मरीज़ कोई रह चुका हो, तो वो जो रहेगी वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जो डिसीज़ रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और उसके कारण भी जो क्योज होता है वो अस्थमा का होता है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर जो एयर है वो सही नहीं है और ज़्यादा डस्ट पार्टिकल एयर में जो है वो प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूसली ऐसे इन्वायरमेंट में अगर कोई स्टे करता है तो उसमें अस्थमा क्योज हो सकता है। आइए समझ में क्या क्या क्योजेस होते हैं अस्थमा के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा, कि किन किन टाइप्स के जो अस्थमा होते हैं वो होते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं अस्थमा के, बट हम मेन 5 जो टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप्स होता है अस्थमा का वो होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलर्जिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इसका नाम ही इसमें कुछ बताना चाह रहा है। एक्सट्रिंसिक मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे, फॉर एग्जांपल डस्ट हो गया और पोलन ग्रेन्स हो गए। सेकेंड नंबर पे आता है इंट्रिंसिक अस्थमा। अब जैसे एक्सट्रिंसिक अस्थमा मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे इंट्रिंसिक अस्थमा मतलब कि कुछ इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व इस अस्थमा में होंगे। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो गया और स्ट्रेस हो गई। थर्ड नंबर पे आता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन कोई सी हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ हेवी वेट जो है वो उठा रहे हैं, और जैसे कि बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रनिंग करने पर एकदम से आपको कभी कभी लगता है नहीं जैसे सांस फूलने लग रही है, या फिर स्विमिंग करते हैं तब भी ऐसा कभी कभी ज़्यादा स्विंग कर लेते हैं तब ऐसा फील होता है जैसे कि सांसें जो है वो फूलने लग रही है, तो वो भी अस्थमा को क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉक्टर्नल अस्थमा। अब जो नॉक्टर्नल वर्ड है, ये वर्ड जो है वो नाइट से रिलेटेड है। तो ये वाला अस्थमा जो होता है वो नॉर्मल होता है, बट जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो रात के टाइम पे क्या हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा अफेक्टेबल हो जाते हैं। मतलब जो पेशेंट होगा उसको नाइट में जो रहेगा वो ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स जो होंगे वो नज़र आएंगे रात के टाइम में। लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल मतलब कि
नाम से भी ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि कहीं पे हम वर्क करते हैं, हमारा जो वर्क प्रोफेशन होता है वहाँ पर किस टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो है, कैसे इन्वायरमेंट में हम जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादा केमिकल वाली जगह पे तो नहीं कर रहे, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गैसेस होती है, ऐसी इन्वायरमेंट में तो हम वर्क नहीं करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी जो है अस्थमा का रीज़न होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि किस प्रोसेस और किस कंडीशन से निकल के जो अस्थमा होता है वो क्योज बॉडी में होता है। सो अस्थमा क्योज करने के लिए जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं ट्रिगर फैक्टर्स। अब ट्रिगर फैक्टर्स में क्या क्या होगा, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें अगर होगी तो इनके कारण क्या होगा, जो आपका एयरवे रहेगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे से समझते आ रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब एयरवे का इन्फ्लामेशन होने के बाद में जो एयरवे रहेगा उसमें जो म्यूकस होगा उसका क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा। सो हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो एयरवे रहेगा उसके अंदर क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो एयरवे के अंदर ब्रोंकियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। और इन सब के कारण से क्या हो जाएगा, तो इन तीनों की वजह से क्या हो जाएगा, जो एयर पेसेस होगा वो नैरो हो जाएगा, मतलब कि उसमें जो जगह रहेगी वो कम हो जाएगी, प्रॉपरली जो एयर रहेगी वो पास नहीं हो पाएगी। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, जैसे कि ये नॉर्मल एयरवे है और ये अस्थमा वाला एयरवे है, जिसमें जो जगह है नॉर्मल एयरवे में वो अच्छी है, एयर पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अस्थमेटिक में क्या रहे, जो जगह है वो बहुत कम है, जिसमें जो एयर है वो पास प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और इस सब के कारण कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे वीजिंग होगी, कफ होगा, खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और टाइटनेस इन चेस्ट, जो चेस्ट रहेगा वहाँ पर थोड़ा टाइट फील होगा। सो यहाँ पर हमारी पैथोफिजियोलॉजी भी जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं अस्थमेटिक पेशेंट में दिखाई देते हैं। सबसे पहला होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी वो होने लगेगी, जो सांस रहेगी वो कम हो जाएगी। और ये किसके कारण होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो गई है, उसमें जो ल्यूमेन की साइज़ है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण प्रॉपरली एयर पासेज नहीं हो पाएगी, और जिससे जो आपका ब्रीथिंग रेट रहेगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वीजिंग साउंड, ये अच्छे से याद कर लेना, जो अस्थमा होगा उसमें जो साउंड रहेगा वो वीजिंग आएगा। अब आप पूछोगे भैया वीजिंग साउंड जो होता है वो कैसा होता है, तो चलिए वो मैं तो आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ कि कैसा वीजिंग साउंड जो होता है वो सुनाई देता है लंग्स में। सो ये था वीजिंग साउंड, जो कि अस्थमेटिक पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उनके अंदर से आता है और सुनाई देता है। जब चेक करा जाएगा स्टेथोस्कोप से तो कुछ इस प्रकार का साउंड जो है वो सुनाई देगा अस्थमेटिक पेशेंट के लंग्स से। थर्ड होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांसें लेने में प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ेगी। फोर्थ होगा कफिंग, कफिंग मतलब कि खांसी आना, बार बार उसको खांसी आएगी, जो अस्थमेटिक पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा खांसेगा। फिफ्थ होगा चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में जो पेशेंट होगा उसे हिमसेल्फ क्या लगेगा, थोड़ी अपने चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। और लास्ट वाला साइन एंड सिम्टम है म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन क्या होता है, ये आपने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में कि जो एयरवे होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसके बाद में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये चीज़ क्या कर रही है, जो एयर पेसेज है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो कि अस्थमेटिक पेशेंट में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होंगे, मतलब कि कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं अस्थमेटिक पेशेंट को, कौन कौन से टेस्ट करेंगे और कौन कौन से टेस्ट से जो है अस्थमा को डायग्नोस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि पेशेंट को देख करके उसकी जो बॉडी है उसको फिजिकली ऑब्जर्व करके उसका जो है हम एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड होने वाला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि इसके पहले फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं था, कोई इनकी फैमिली से अस्थमेटिक पेशेंट जो है वो है तो नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हम फैमिली हिस्ट्री में जो है वो चेक करेंगे। थर्ड में आएगा स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री मतलब क्या होता है,
एक डिवाइस होता है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं स्पायरोमेट्री। इससे यह पता लगाया जाता है कि कितने फोर्स से हम जो है एयर को बाहर निकाल रहे हैं और कितनी मात्रा में जो एयर है वो हम बाहर हमारे लंग्स से निकाल पा रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ये स्पायरोमेट्री डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद में पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है जैसे कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है। इससे चेक किया जाता है कि जो ऑक्सीजन की लेवल है वो कितनी प्रेजेंट है। इन सब के बाद आता है चेस्ट एक्सरे, जो आपका चेस्ट रहेगा उसका एक्सरे करके फिर डायग्नोस करेंगे। और लास्ट होगा ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड, और यूर विजिंग साउंड भी कहते हैं, जो कि हमने पहले सुना है। ऑस्कल्टेशन कैसे करेंगे, हम स्टेथोस्कोप लेके और फिर जो ब्रीथ साउंड होता है लंग्स का उसको सुनेंगे। तो उसमें अगर विजिंग साउंड डिटेक्ट होता है, मतलब विजिंग साउंड जो रहेगा वो सुनाई देगा। तो आए समझ में आपको सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट होता है कि कौन कौन से हम मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, कि जो अस्थमैटिक पेशेंट होता है उसको कौन कौन से मेडिकेशंस जो रहती है, मेडिसिन जो होती है वो दी जाती है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर मतलब नाम से आप पहचान सकते हो, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस और डायलेटर मतलब उसको मतलब वाइड करता है। डायलेटर मतलब क्या होता है, वाइड करता, मतलब जो स्पेस जो नैरो हो जाती है उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए जो करता है उसे कहते हैं डायलेटर। दिया जाता है एल्बिट्रोल, साल्बुटामोल और फॉर्मेट्रोल। जो ये तीनों ड्रग है, ये ड्रग क्या करते हैं, जो अपना एयरवे होता है जिसे साइड डायग्राम में दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये जो एयर पेसेज है क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया है। तो इस नैरो को वाइड करने के लिए हम जो है ड्रग दिए जाते हैं पेशेंट को। क्या करते हैं ड्रग, जो ये नैरो प्लेस होती है इसको वाइड कर देते हैं। कौन सा होता है, ब्रोंकोडायलेटर, जो कि होता है बीटा एगोनिस्ट। क्या काम रहेगा इनका, जो बीटा रिसेप्टर्स रहेंगे उनको स्टिमुलेट करेगा और जो ब्रोंकाइस की स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स कर देगा और फिर जो ब्रोंकस रहेगा उसका डायलेशन करवा देगा। सेकंड कौन सा है, ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स। जो ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स होती है वो क्या करते हैं, जो ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको ये रिलैक्स कर देते हैं। मतलब ये डायग्राम में आपको ब्रोंकस दिखाई दे रहा है और इसके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। उसको रिलैक्स करने से क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, ब्रीथिंग जो रहेगी वो प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर एयर जो रहेगी वो एंटर करेगी। और इसके अंदर जो अपन ड्रग देते हैं वो ड्रग के नेम से हैं थियोफाइलिन। आपने कॉमनली बहुत बार देखा होगा, तो अगर वार्ड में ड्यूटी वगैरह लगी होगी तो ये ड्रग देते हुए अस्थमैटिक पेशेंट को। डेरिफाइलिन और अमीनोफाइलिन, ये 3 ड्रग होते हैं जो कि दिए जाते हैं इसमें। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं एंटीकोएलिनर्जिक। ये ड्रग क्या करते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही जो म्यूकस का सिक्रेशन होगा उसको भी घटाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स है इप्राट्रोपियम, एट्रोपिन सल्फेट। और जो एट्रोपिन सल्फेट होता है ये नेबुलाइजेशन में भी देखा हुआ आपने देते हुए। 4th नंबर पे आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जहाँ भी आए ये वर्ड, इसका मतलब याद रखना, वो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए दिए जाते हैं। क्या करते हैं, वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसमें होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक। एग्जाम्पल जैसे कि डायग्राम में साइड में आपको दिखाई दे रही है, वॉल जो है वो क्या हो गई है, इन्फ्लाम्ड हो गई, उनमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये जो इन्फ्लामेशन रहेगा इसको कम करेगा। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है, एग्जाम्पल आता है इसमें प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन और बेटा मेथासोन। ये तीनों ड्रग दिए जाते हैं एज अ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अब लास्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये क्या करेंगे, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं वॉल्स पे उनको ब्लॉक कर देंगे जिससे कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं हो पाए। अब इसका एग्जांपल है मोंटेकुलास्ट और जाफिर लुकास्ट। तो ये थे मेडिकल मैनेजमेंट अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। ये कुछ मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है अस्थमैटिक पेशेंट को।
सो ये था आज का हमारा लेक्चर जो था अस्थमा के ऊपर, जो कि हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिस्कस करा हुआ है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है। अगर ऐसे ही ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए तो सारा का सारा जो पोर्शन है वो चैनल पर डला हुआ है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।